बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने ये शुरू किया हुआ था, ये टेबल मैंने सारा बता दिया और यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था अनस्टेबल एंजाइना तक। अभी जो है ना वो नेक्स्ट वगैरह डिटर्मिनेशन ऑफ कार्डिक ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब जो जो भी कार्डिक मसल्स हैं उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट किस तरह ज़्यादा होती है और हमने अगर ज़्यादा होगी है तो उसको कम किस तरह करना है, ये सारे का सारा हम जो है ना वो देखते हैं। देखें, प्री लोड की मैंने ऑलरेडी आपको टेबल के ऊपर बता दी थी, ठीक है। मायोकार्डियल फाइबर टेंशन भी बता दिया, ठीक है। हार्ट रेट भी बता दिया, टोटल फाइबर टेंशन उसके सारे के सारे ऊपर डिपेंड करती है। देखो, एक होता है डायस्टोलिक फैक्टर, एक होता है सिस्टोलिक। डायस्टोलिक क्या होता है, जब हार्ट जो है ना रिलैक्स हो रहा था, ये डायस्टोलिक है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन में आता है तो इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। तो वही बात कर रहा है, जब ऐसे डायस्टोलिक फैक्टर जो कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देते हैं, वो कौन कौन से हैं? ब्लड वॉल्यूम, अगर तो वो रिलैक्स हो गया हार्ट और उसके अंदर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा, तो क्या है, टेंशन भी ज़्यादा बन जाएगी, जिसकी वजह से कार्डिक मसल को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इस वजह से इंट्रा मायोकार्डियल फाइबर टेंशन इंक्रीज़ हो जाएगी। वीनस टोन, मतलब जो वेन्स हैं उनकी ज़्यादा वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया, पॉजिटिव लिखा हुआ देखो उसमें, ठीक है। मतलब इनकी वीनस टोन बढ़ गई है, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमारे पास फाइबर में टेंशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन दिल कहेगा मुझे ज़्यादा ऑक्सीजन दो। सिस्टोलिक मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्शन करता है तो पेरिफेरल रेजिस्टेंट अगर ज़्यादा है ना, तो दिल को ज़्यादा जो है ना वो ज़ोर लगा के ब्लड को पुश करना पड़ेगा। इस वजह से वो फाइबर्स की टेंशन इंक्रीज़ होगी। इंटरमायोकार्डियल फाइबर, दिल के अंदर जो फाइबर होते हैं, सपोज ये फाइबर है, अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है या उसको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है तो टेंशन भी वो ज़्यादा ही लगाएगा ताकि जो ब्लड है उसको निकाल सके। तो वही है, मायोकार्डियल फाइबर की जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा। अगर हार्ट रेट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसे सांस चढ़ जाएगा दिल को, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। उस वजह से भी टेंशन इंक्रीज होगी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। हार्ट फोर्स सिंपल है, इजेक्शन टाइम अगर हमारे पास बढ़ गया ना, ठीक है, जिसकी वजह से अगर इजेक्शन वो मतलब जो निकालना है ब्लड दिल ने अपने अंदर से, अगर वो टाइम बढ़ गया, उस वजह से भी ज़्यादा ब्लड की पूलिंग होगी और मसल कहेंगे कि हमें ज़्यादा ऑक्सीजन दो ताकि हम वो टेंशन को बर्दाश्त कर सकें। तो ये सारे के सारे जो है ना वो कर रहा है, डिटरमाइन करता है वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय हार्ट हो गया। बहुत सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ये आता है, आपने इस तरह ये जो है ना वो टेबल बना देना चुप करके, ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो नंबर अच्छे मिल जाएंगे। वो ही सारे कह रहा है कि ये अच्छा। अब वो कह रहा है डबल प्रोडक्ट मैंने बता दिया था, सिस्टोलिक मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, जिसकी वजह से हम वो कार्डिक की जो है ना वो वर्क वगैरह करते हैं। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ना, वो रिजेक्शन टाइम क्या होता है, वो सारे के सारे ये हमने फिजियो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़े हुए हैं सारे, बताने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है कि एम इसके ऊपर टाइम ज़ाया करें। रिलेटेड टू द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इजेक्शन टाइम ऑफ वेंट्रिकल इनवर्सली प्रोपोर्शन टू फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जितना इजेक्शन टाइम ज़्यादा होगा उतनी जो है ना फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। एंड इन्फ्लुएंस बाय इंपीडेंस ऑफ द आउटफ्लो हो गया। इंक्रीज इजेक्शन टाइम जो होता है इंक्रीज ऑक्सीजन, जितना ज़्यादा वो कह रहे हैं इजेक्शन, ये एमसीक्यूज आया था एक दफ़ा, अगर इजेक्शन टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास जो है ना वो ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा हो जाएगी। ये टेबल से हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है। और ये एक बात, जैसे इजेक्शन टाइम यूनिवर्सली है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की, देखो ना, अगर ज़्यादा देर तक वो जो है ना वो इजेक्शन टाइम लेगा तो ब्लड ज़्यादा देर अंदर रहेगा, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी सी कम है और दिल के मसल ज़्यादा फूले हुए हैं, सही है। अब नेक्स्ट वगैरह थेराप्यूटिक स्ट्रेटजीज़ में क्या क्या हमने डिस्कस करना है, इसके अंदर वो यही कह रहा है कि इंक्रीज़ अफेक्ट हो जाता है। मतलब हम जो है ना वो डिफेक्ट को दो तरीके से, या तो इंक्रीज़ ऑक्सीजन की हम डिलीवरी ज़्यादा कर दें, या फिर हम क्या करें, रिड्यूस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। दिल को या तो ऑक्सीजन ज़्यादा दे दें या दिल को कहें तुम ऑक्सीजन खाओ ही कम, ठीक है, दो तरीके हैं इसको कर। तो हम ये मैंने ऑलरेडी बताया था, हम क्या कहते हैं, नाइट्रेट हो गया, कैल्शियम ब्लॉकर्स हो गया, बीटा ब्लॉकर्स, ये सारे के सारे देते हैं, ठीक है, टेबल के अंदर मैंने बताया था। आप देखो, न्यू स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन बाय शिफ्टिंग द एनर्जी सबस्ट्रेट प्रेफरेंस ऑफ दी। वो कहता है कि हम दिल की जो है ना वो एनर्जी सबस्ट्रेट जो है ना उसको हम शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ, फैटी एसिड टू ग्लूकोज। दिल जो है ना वो उसको फैटी एसिड चाहिए एनर्जी के लिए मोस्टली, लेकिन हम उसे ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर, उसको ग्लूकोज के ऊपर ले देगा। तो तुम ग्लूकोज पी के यार अपनी ना रिक्वायरमेंट थोड़ी सी पूरी कर लो, थोड़ा सा अडॉप्ट करो, ठीक है, कंप्रोमाइज़ करो, ये ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहेबिट हो जाता है, ये वाला PFOX। देखो ना, फैटी एसिड जो होता है ना वो जब टूटता है तो हमारे पास वो सारे का सारा वो साइकिल चलते हैं ना, ठीक है, उसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती थी, ATP जो भी है। अब वो कहता है कि हमने वो इनहेबिट कर देना, और इसके अंदर रेनोलोजीन और ट्राई मेथा मेटाजाइडीन जो होते हैं ना, ये हम मेडिसिन दे के करते हैं। ग्राफ जो है ना ये वाला समझने वाला है आपके लिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवरी कितनी हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है। देखो अगर दिल की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है ना, तो हमें उसकी ऑक्सीजन की डिलीवरी भी श्योर है कि हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ऊपर वाली पहले लाइन देखो, ये जो ब्लैक वाली आपको लाइन नज़र, पता नहीं अब ये मोबाइल में अंदर आपको रिकॉर्डिंग के अंदर पता नहीं सही कलर नज़र भी आएंगे कि नहीं, इसलिए मैंने ये साथ लिख भी दिया। ठीक है, ऊपर वाली जो है ना सबसे टॉप वाली ब्लैक लाइन है, वो कह रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, जिस तरह ऑक्सीजन डिलीवरी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी ना, तो हम ऑक्सीजन की डिलीवरी बता देंगे। जिस तरह ये ब्लैक लाइन है ये वाली, ऑक्सीजन जो है ना वो रिक्वायरमेंट बढ़ी, दिल ने कहा मुझे ऑक्सीजन ज़्यादा दो, तो हमने उसकी डिलीवरी नॉर्मल हालात में ज़्यादा कर दी। ठीक है, तो इस तरह ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मतलब ग्राफ ऊपर जा रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी हमने ऑक्सीजन देते जा रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 पे हमारे पास आ जाती है ये एक ब्राउन लाइन और एक हमारे पास ये रेड लाइन, जिसको मैंने ये रेड से शो किया ना, ये पीछे से ये दरमियान के अंदर एक आ रही है ना, दरमियान से शुरू होकर ये यूं करके कवर आ रही है। ठीक है, अब रेड लाइन को थोड़ा समझ आता है। एंजाइना इज करेक्टराइज बाय रिड्यूस कोरोनरी ऑक्सीजन डिलीवरी हो गया। सही है, देखो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट तो बढ़ती जा रही है, लेकिन ये देखो ऑक्सीजन डिलीवरी जो है ना एक हद तक बढ़ी है, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ डाउन करवाना शुरू हो गया। मतलब यहाँ तक हमारे पास ऑक्सीजन डिलीवरी बढ़ी है, उसके बाद जो है ना वो ऑक्सीजन की डिलीवरी कम होना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन थी, वो दिल का मरीज़ था। ठीक है, उसके अंदर कोई प्लेक्स था, कोई भी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, एंजाइना होगा, वेजोस्पास्टिक हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है, या फिर एक तीसरे वाला कौन सा था हमारे पास, एथेरोस्क्लेरोटिक। तो उस वजह से क्या होगा, फिर उसको जो है ना वो कर नीचे की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा रही, उसको पहुंच कम रही है। ठीक है, तो ग्राफ हम नीचे की तरफ, और यहाँ पे स्टार 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 लगाया हुआ है। स्टार क्या करेगा, उसके एंजाइनल पेन हो गए, मतलब उसको पेन के साथ जो है ना वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ती जाएगी, लेकिन हम डिलीवरी नहीं दे रहे। तो इस वजह से उसने स्टार स्टार लगाया हो, आपने भी स्टार लगा के ये लिख देना है ग्राफ के अंदर। नंबर 3 पे ये वो कह रहा था रेड लाइन जो है ना वो स्टार शो कर रही है एंजाइनल पेन को। ठीक है, वो यही बात, ये यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि रेड लाइन जो है ना वो इसको शो कर रही है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि को करेक्ट किया जब ऑक्सीजन डिलीवरी रीवेस्कुलराइजेशन हो गई इन केस ऑफ द रिवर्सिबल स्पैन नाइट्रेट एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देती हैं। ब्राउन लाइन देखो। ठीक है, अब इसी को हमने ना ठीक करने के लिए वो कह रहा है हमने नाइट्रेट और कैल्शियम ब्लॉकर, मतलब जो भी उन्हें ट्रीटमेंट देनी थी ना वो दे दी है, जिसकी वजह से वो जो है ना, अगर वेसल इतनी थी, मैंने ये यहाँ पे बनाया हुआ था। ठीक है, अगर सपोज करें वेसल इतनी थी, ठीक है, यहाँ पे हमने वेजोडाइलेटर दे दिए थे कि वेसल इतनी फूल की, अब इजीली ब्लड पास हो सके, बेशक यहाँ पे प्लेग पड़ा हुआ है, इजीली ब्लड पास होगा। ठीक है, इजीली ऑक्सीजन डिमांड होगी, तो फिर ये ग्राफ फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ठीक है, ये ब्राउन लाइन आपको दिख रही होगी। उसके बाद वो कह रहा है कि एक हमने जो है ना मोर ऑफन ड्रग यूज टू रिड्यूस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वो कह रहा है कि कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं, ठीक है, जो हम जो है ना वो दे के तो इसकी रिक्वायरमेंट भी कम कर देते हैं। तो वो ड्रग देने की वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम, तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा ये नीचे ग्रीन लाइन में ये एक शो हो रहा होगा आपको ग्राफ बुक के अंदर, अपनी बुक के अंदर। तो ये वाले जो है ना हमने उसकी रिड्यूस कर दिया ऑक्सीजन डिमांड। उसने कहा तुम यार ऑक्सीजन ही कम लो ना, तो हमारे पास डिलीवरी अगर कम है तो ऑक्सीजन भी कम खाओ ना, ठीक है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करो। तो ये वाली सारी कहानी इस ग्राफ के अंदर, होप सो मैं अच्छे से समझा पाया हूँगा। सही है, अब नेक्स्ट जो होते हैं ना वो हमारे पास इनहिबिशन ऑफ नाइट्रेट होगा, वो सारे की सारी जो है ना वो कहानी इसने यहाँ पे बीटा ब्लॉकर मायोकार्डियल रिवेस्कुलराइजेशन होगा, बाईपास करते हैं कि वो एंजियोप्लास्टी का थोड़ा सा कंसेप्ट दिया हुआ और प्लेसमेंट इनहिबिटर्स वगैरह। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ड्रग यूज इन एंजाइना पेक्टोरस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर कोई पेज फारग हो ना तो मैं ये है। ओके, अगर आज आपके पास क्वेश्चन जो है ना वो ड्रग यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरस, तो मैं किस तरह हल करूँगा इसको। ड्रग यूज्ड इन एंजाइना पेक्टोरस, आपके पास कोई भी एंजाइना पेक्टोरस का पेशेंट आके किस तरह आप ट्रीट करेंगे। आप ओपीडी में बैठे हुए तो आपने सबसे पहले जो है ना वो नाइट्रेट्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, नाइट्रेट्स के ऊपर, जिसके अंदर नाइट्रोग्लिसरीन जो होते हैं ना वो मोस्ट प्रॉपरली नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ये क्या करवाती थी हमारे पास, हमें पता है कि ये वेजो डायलिटेशन करवा देती है, ऐसी बात है ना। सही है, वेसल की डायलिटेशन करवा देती है, जिसकी वजह से वो हमारे पास रास्ते थोड़े से खुल जाते हैं। 3 रूट्स आपने नाइट्रोग्लिसरीन के बता देने हैं, ऑलरेडी बता दूंगा, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, लिखना आपने पेपर में इसी तरह है, सब लिंगुअल, मतलब जिस तरह हम एनजीसीड होती है ना वो ज़ुबान के नीचे देते हैं, सब लिंगुअल हो गया। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है ओरल, मतलब मुंह के ज़रिए खाने के लिए दे देती हैं, उसका खा लो। इसके लिए अलावा हमारे पास होते हैं ट्रांसडर्मल पैचेस।
ठीक है। मतलब ख़ास किस्म के पैचेज़ होते हैं वो स्किन के ऊपर हम लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो उसको नाइट्रोग्लिसरीन जो है प्रॉपर पहुँचती रहती है जितनी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, ठीक है। अब इसकी जो है ना यहाँ लिख के छोड़ नहीं देना, इसको आप बता देना है कि आपने ये किस तरह अब्ज़ॉर्प्शन होती है। सबलिंगुअल जो ज़ुबान के नीचे जो होते हैं ना वो लिंगुअल वेन्स होती हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्ट हार्ट की तरफ ना लेके जाती हैं, अफेक्टिवली जल्द से जल्द मेडिसिन को पहुँचाती हैं दिल के पास। तो आपने कह देना ये अब्ज़ॉर्ब होती हैं बाय वीनस सिस्टम के ज़रिए, ठीक है। अब साथ बता दीजिए कि सबलिंगुअल वेन होती है ज़ुबान, अपनी ज़ुबान के नीचे देखें ना आपको एक गुच्छा सा नज़र आएगा वेन का, ठीक है। पता नहीं अब आपको नज़र आएगा नहीं, देख लीजिएगा शीशे के अंदर। तो वहाँ पे जो गोली जाती है ना, जो भी मेडिसिन, वो हाईली ऑब्ज़ॉर्बेबल होती है। लेकिन हमने कहा था सबलिंगुअल जो होता है ना वो शॉर्ट एक्टिंग होती है, तो लेकिन रैपिड होती है, लेकिन शॉर्ट एक्टिंग मतलब 10 से 20 मिनट तक जो होता है ना वो इसका इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, सबलिंगुअल वाली मेडिसिन का। नंबर 2 पे ओरल आ जाती है, जो हम मुँह के ज़रिए खाते हैं। अगर मुँह के ज़रिए खाया जाए ना, तो आप ये बता देना जो जितनी भी हमने ये नाइट्रोग्लिसरीन खानी है, इसका सबसे ज़्यादा फर्स्ट पास इफ़ेक्ट जो होता है ना वो हाईएस्ट होता है। फर्स्ट पास इफ़ेक्ट जो हम मुँह के ज़रिए खाते हैं, जो ये मेडिसिन ना, इसका फर्स्ट पास इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। फर्स्ट पास मतलब जो हमने इंटेस्टाइन से, मतलब ये थे हमारी इंटेस्टाइन, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये जो लीवर है ना, इसके पास आ गई जितनी भी मेडिसिन, ठीक है, और यहाँ से आते आते जितनी मेटाबोलाइज्ड होगी उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास इफ़ेक्ट। इन सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, कितनी ड्रग मेटाबोलाइज्ड होगी या इंटेस्टाइन से लीवर तक आते आते, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास। क्योंकि मुँह से खाते हैं तो आधी ड्रग तो फर्स्ट पास इफेक्ट में ज़ाया हो जाती है, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम देते हैं। आप कह लें कि 90% जो होते हैं ना वो मेटाबोलाइज्ड हो जाती है, बुक के अंदर एज लिखा हो 90% हमारे पास मेटाबोलाइज्ड हो जाती है, और ये 4 to 6 आवर इसका ड्यूरेशन होता है। एक बात आपने, इसका 10 से 20 मिनट था, इसका 4 से 6 घंटे जो है ना वो चल जाता है मरीज़, यहाँ नो डाउट इसका काम है, लेकिन फिर भी जो होते हैं ना वो चल जाती है। नेक्स्ट बात है ट्रांसडर्मल पैच। इसका जो होता है ना वो कोई लिमिट नहीं है, आपने पैच लगा दिया ना, ठीक है, तो ये 24 घंटे तक जो है ना वो चल सकता है। पैच जब तक लगा रहेगा वो मिलती रहेगी। लेकिन हम करते क्या है, ट्रांसडर्मल पैच के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि इसको हमने ना हर 8 से 10 घंटे बाद जो है ना वो चेंज करना होता है। मेडिसिन ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो बॉडी है ना इसके खिलाफ जो है ना वो एक रेजिस्टेंस पैदा करने ला शुरू कर देती है। फिर ड्रग तो आ रही है लेकिन उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा, सही है। ऐसे मरीज़ का क्या करते हैं हम, ट्रांसडर्मल पैच उतार देंगे ना, ठीक है, उसको रेस्ट देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर एक नया पैच लगा देते हैं ताकि 8 से 10 घंटे बाद जो है ना वो तब्दील करके नया पैच, ताकि रेजिस्टेंस मरीज़ के अंदर पैदा ना हो। एक इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, लेकिन ये भी इफ़ेक्टिव है। बार बार मेडिसिन खिलानी नहीं पड़ती, ज़ुबान के नीचे नहीं देनी पड़ती। तो ये सारे का सारा अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो थेराप्यूटिक नाइट्राइट है, अवेलेबल दैट फॉर्म प्रोवाइड ड्यूरेशन हो गया 10 से 20 मिनट जो होता है ना वो उसका सबलिंगुअल का था, ये देखो, ठीक है। 8 से 10 घंटे जो है ना वो ट्रांसडर्मल पैच का, वो मतलब चलती तो 24 घंटे, लेकिन मैंने कहा था 8 से 10 घंटे ट्रांसडर्मल पैचेस वगैरह का हमने सॉरी, ओके, 8 से 10 घंटे का हमने इससे करना था। अब पॉलीफेलेक्सी मतलब वो उसकी जो रेजिस्टेंस हो जाती है ना, उसी की वो बात कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट नाइट्रोग्लिसरीन में जो है ना रैपिडली डी नाइट्रेटेड लीवर हो गया, ठीक है। वही कह रहा है फर्स्ट पास इफेक्ट जो है ना वो डी नाइट्रेटेड हो जाता है। नाइट्रेट जो होता है ना वो डी नाइट्रेट हो जाता है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल के अंदर फर्स्ट पास इफेक्ट उसका काम आता है। वेदर मोर स्लोली टू दी मोनोनाइट्रेट हो गया, वही बात कर रहा है। 90% वो मैंने बताया था यहाँ पे कि ये 90% जो है ना वो फर्स्ट पास इफेक्ट के अंदर ये उड़ जाती है मेडिसिन। ओरल स्वेलो नाइट्रोग्लिसरीन रिजल्ट इन हाई लेवल ऑफ डाई, और ये सारे के सारे रूट, इसलिए वो कहता है फर्स्ट पास इफेक्ट की वजह से हम ना ओरल रूट को अवॉइड कर देते हैं। उसके बाद आइसोबार्बाडाइड नाइट्रेट होगी, ये कहानी आपने पढ़ लेनी। आइसोबार्बाडाइड नाइट्रेट सब लिंगुअल और ओरल दी जाती है। डी रैपिडली डी नाइट्रेट इन लीवर हो गया, एंड स्मूथ मसल होगा तो आइसोबार्बाइड मोनोनाइट्रेट हो गया। वही बात कर रहा है, डाई नाइट्रेट जो होता है ना ये मोनोनाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जब लीवर के अंदर जाता है मेटाबोलाइजेशन के अंदर। और अमाइल नाइट्रेट जो कहता है वोलाटाइल एंड रैपिडली एक्टिंग वेजोडाइलेटर है। एक हमारे पास अमाइल नाइट्रेट है, आइसोबारपाइड डाइनाइट्रेट, ये दो मेडिसिन आपके नाम याद कर लीजिएगा। ये क्या कहता है, यूज इन एंजाइना बाय इनहेलेशन रूट हो गया। अगर मरीज़ खा नहीं सकता ना तो हमने उसको सुंघा देनी है, ठीक है, सुंघा दो, इसी तरह लिखते हैं जो भी लिखते हैं, ठीक है। अमाइल नाइट्रेट जिसे कहते हैं कि अब ये नेज़ल स्प्रे इस तरह की कोई होती है, ठीक है, वो हम सुंघा देते हैं जिसकी वजह से वो हमें इफेक्ट आ जाता है। सो सिंपल है ना। अब नेक्स्ट है वो कहते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है इसका।
हाँ, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर यहाँ तक किसी को क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।